सभी बंधुओं को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। अ, हम लोग आज यूजीसी नेट का जो अभी आंसर की कल आया है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि कैसा पेपर कठिन रहा है। चूँकि उस समय से ये चर्चा हो रही थी कि कठिन रहा है पेपर या सरल रहा है या मीडियम रहा है, क्या रहा है। वो क्वेश्चनों के आधार पर ये सामान्य रूप से अभिज्ञात हो जाता है कि क्या कठिन रहा या सरल रहा है, कट ऑफ क्या कैसी जाएगी, ये बात है। अब सबसे पहले आप में से मुझे पहली बार कई विद्यार्थी देख रहे होंगे। चूँकि मैं यूपीएससी के लिए संस्कृत ऑप्शनल पढ़ाता हूँ और यूजीसी के लिए अभी तक नहीं पढ़ाता था, लेकिन मैं बहुत दिन से मेरे विद्यार्थियों की डिमांड थी कि आप यूजीसी पढ़ाइए। आपने परंपरागत अध्ययन किया हुआ है और काफ़ी अध्ययन किया हुआ है, अनुभव है, तो आप यूजीसी को पढ़ाइए। और उसी के लिए मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि आरंभ करें, और इस बार लेवल भी अच्छा खासा आया तो मुझे लगा कि नहीं, अब पढ़ाना चाहिए, यूजीसी भी पढ़ाना चाहिए। तो वही हम देखते हैं। और हालांकि मैंने विश्लेषण बहुत अच्छे से किया है, आपको मेरे पढ़ाने से ये बात मालूम चल जाएगी कि कैसे सर ने पहले से पीवाईक्यू वगैरह कैसा देखा है, क्या कैसा है, सब कुछ आप देखेंगे। अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले ये देखना चाहिए कैसे पढ़ना है। आप लोग एक चीज़ समझिए, ये बहुत आसान है, जीआरएफ करना इतना कठिन नहीं है, लेकिन इसमें कुछ स्ट्रेटजी की आवश्यकता है, कुछ अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है, कुछ रिवीजन की आवश्यकता है, कुछ विश्वास की आवश्यकता है। वो मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। इसी लेक्चर में आपको समझ जाएगा। पेपर भी है आपके सामने, तो उससे भी आप समझ जाएंगे। अब सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि हम इस लेक्चर्स में किस क्रम से चलेंगे और क्या डिस्कशन करने वाले हैं, जिससे कि आउटकम आपका क्या निकलता है इस लेक्चर से। फर्स्ट हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्वेश्चंस जो आए हैं आपके यूजीसी 2024 की जो भी हुआ है, इसमें कितने क्वेश्चन कठिन आए हैं और कितने क्वेश्चन सरल आए हैं। इसकी मैं लिस्टिंग करके लाया हूं कि कितने सरल आए हैं और कितने कठिन आए हैं, और इसी के आधार पर फिर हम लोग अनुमान लगा पाएंगे कि कितना कट ऑफ बनेगी। इसी के आधार पर आप लगा पाते हैं। आप विद्यार्थियों से पूछें कि कितना सही करके आए हैं, कितना गलत करके आए हैं, वो सही आंकड़ा नहीं देंगे। ये आपको क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा सामान्यतः, जो अच्छे से पढ़ा लिखा होगा। क्योंकि नेट जीआरएफ उन्हीं का होगा जो अच्छे से पढ़ रहा होगा, जो अच्छे से मेहनत कर रहा होगा। सामान्य लोगों को तो वैसे भी नहीं होना है। तो आपको क्वेश्चनों के स्तर से भी ये बात मालूम चल जाएगी कट ऑफ क्या बनने वाली। समझ में आ रहा? हर बार ये बात आपको पहले ही मालूम चल जानी चाहिए कि कितना बन रहा है, क्योंकि क्वेश्चन जैसे ही देखते हैं तो वो भी मालूम हो जाता है कि कितनी इसकी कट ऑफ रहेगी, क्या कैसा रहेगा। अब ये भी मैं बताऊंगा कि आप कैसे, ऐसा कठिन भी पेपर रहा तो भी आप कैसे यूजीसी क्वालिफाई कर सकते थे, ये मैं दिखाने वाला हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, फिर क्वेश्चंस भी देखेंगे कि मैंने कौन से कठिन में रखे हैं, कौन सी गलत। यदि आपको ऐसा देखिए, यदि आपने सरल क्वेश्चन गलत किए हैं या तो आपका नेट जीआरएफ नहीं होना है कभी भी, है ना। जीआरएफ तो कभी भी नहीं होना है यदि आपने सरल क्वेश्चन गलत किए हैं। हाँ, यदि आपने कठिन क्वेश्चन गलत किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा, तब ज़्यादा समस्या नहीं है। लेकिन यदि सरल क्वेश्चन गलत कर दिए हैं तब बहुत प्रॉब्लम है। तो देखते हैं कितने क्वेश्चन सरल हैं, कितने क्वेश्चन कठिन हैं 2024 के पेपर में। क्वेश्चन सहित दिखाऊंगा, पहले मैं आंकड़ा दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ सब कुछ मैं लाया हूँ कि आपको उपाय भी क्या बताना है कि यदि आपने गलत के सरल स्तरीय गलत कर दिए हैं तो क्या आपको करना है, कैसे सुधार करना है। बिल्कुल एकदम प्रॉपर स्ट्रेटजी से चलेंगे, और वैसे भी ऐसे ही यूपीएससी में स्ट्रेटजी से चलते हैं और वहाँ काफ़ी अच्छा लाभ होता है। तो आप लोग भी देखेंगे जो कठिन स्तरीय क्वेश्चन मुझे समझ में आए हैं इस पेपर में, कि जो सामान्य गाइड बुकों में नहीं मिलेंगी, जिन्हें आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बुक्स पढ़ना पड़ेगी, तो क्या या फिर अंदर अत्यधिक गहराई से पूछ लिए गए हैं, ऐसे क्वेश्चन जो रहे हैं इस बार 31 क्वेश्चन रहे हैं। 31 क्वेश्चन ऐसे रहे हैं जो कठिन स्तरीय माने जा सकते हैं किसी न किसी रूप में। अभी आपको दिखाने वाला हूं कौन से हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको मिलाना है कि आपके कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं, ये आपको मिलाना है। अब देखिए, तो कठिन स्तरीय क्वेश्चन आपके 31 आए हुए हैं, सरल स्तरीय क्वेश्चन 69 थे आपके, सामान्य स्तरीय और सरल स्तरीय, यानी कि 20-25 क्वेश्चन तो एकदम सरल होते हैं। जैसे कि आपको बताऊं 3 से 4 क्वेश्चन आपके पिछले वाले जो आपका 18 जून को पेपर हुआ था,
उसमें रिपीटेड हुए हैं, उससे रिपीटेड यहाँ 3-4 क्वेश्चन हुए हैं। आपको यदि मालूम हो तो सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणी चाहिए वाला, जटामाला सिखारे खई वाला, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीटेड हुए हैं। ठीक है, अब देखो सामान्य या सरल स्तरीय जो 69 क्वेश्चन है, इसमें से यदि आपने गलत किए हैं तब आपका काम खत्म है, तब आपका नहीं होगा। अब ये देखना है कि 69 में से तो आपने गलत नहीं किए हैं, क्योंकि जो ये 69 क्वेश्चन है सामान्य गाइड बुक्स में भी अवेलेबल हैं, जो आप पढ़ते हैं, है ना, यूजीसी के लिए। और डिटेल्स में किताब, और आप कहेंगी सर क्या डिटेल्स किताब पढ़ना ज़रूरी है या सामान्य से ही काम चल जाएगा, कैसे जीआरएफ निकाला जा सकता है, इसकी चर्चा मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा बहुत डिटेल्स में, कि क्या ज़रूरी है मूल किताबें पढ़ना या गाइड से भी निकाला जा सकता है। इन दोनों पर मैं आगे के लेक्चर में बात करने वाला हूं। अभी हम जिस टॉपिक्स पर हैं उसी पर बात करते हैं। 69 क्वेश्चन सरल थे। यदि 69 में से आपने 65 क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है, 64 भी सही किए हैं, समझ पा रहे हो, और यहाँ जो कठिन स्तरीय क्वेश्चन थे इसमें से आपने 31 में से 7 से 12 के बीच में भी यदि अटेम्प्ट की ठीक कर दिए हैं, तो आपके दोनों मिलाकर के यदि आप देखेंगे तो आपके कितना हो जाएगा क्वेश्चन, आपका लगभग हो जाएगा 65 क्वेश्चन मान लीजिए आपने 69 में से सही किया, और 10 क्वेश्चन आपने 31 जो कठिन थे उनको एलिमिनेशन मेथड प्रयोग करके किसी न किसी तरीके से तुक्का भी तो लगाएंगे, तुक्का भी तो लगाएंगे क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग तो है नहीं यूपीएससी के जैसे, तो 65 और 10 75 जिसके हो रहे हैं, ठीक है, उनके धूमधाम से जीआरएफ हो रहा है, क्योंकि वो फर्स्ट पेपर में 25 तो लाए ही होंगे, नॉर्मल सी बात है। इस बार का सरल भी था फर्स्ट पेपर, ध्यान रखिए, सामान्य स्तरीय था, ज़्यादा कठिन फर्स्ट पेपर नहीं था, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको बताऊँ तो आपका 100+ हो रहा है और आराम से जीआरएफ हो रहा है, ठीक है, धूमधाम से। अब देखिए आपको बताऊं 100+, जिसके 100+ नंबर हैं वो जीआरएफ के लिए आराम से, मतलब 100 नंबर भी हैं तो भी आपका जीआरएफ आराम से हो रहा है, 99 भी हैं तो भी हो रहा है आपका, चिंता मत करिए। चलिए, तो कुल मिलाकर के आपको मालूम है कि 69 जो क्वेश्चन आए हैं इसमें से गलत नहीं करने थे आपको, ये जिसके गलत हैं वो गलत हैं। अब आप में से कई विद्यार्थियों को क्या हुआ होगा, पढ़ा भी आपने मेहनत से होगा, 69 क्वेश्चन आपको हो सकता है ऐसा भी लग रहा हो कि नहीं यार मेरे पढ़ने के दायरे में से आए हैं, लेकिन गलती कर दी है। गलती क्या होती है, सिली मिस्टेक। इस बार बहुत कन्फ्यूज किया है, आरोही क्रम पूछा है, अवरोही क्रम पूछा है, तो सरल क्वेश्चनों को भी कठिन बनाया गया है। ये 69 है इन्हें भी सरल को कठिन बनाया गया है, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। तो आरोही और अवरोही क्रम का पूछ लिया, भाषेत्तर रचनाएं पूछ लिया, या काव्य वो महाकाव्येत्तर रचनाएं पूछ लिया, इस तरीके से जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, आपको कठिन बना रहे हैं सरल क्वेश्चनों को भी, लेकिन इन्हें कठिन नहीं मानेंगे क्योंकि ये आपकी सिली मिस्टेक है, ठीक है। इसको आपको बेहतर ढंग से पढ़ना है, और यही जो गलती करके आया है उसका इस बार पढ़ लिख करके भी नहीं हो रहा है, और जो ये गलतियां नहीं किया है उसका हो रहा है। चलिए, तो ये तो मैंने बता दिया कि क्या है आपका हाल, कि 31 क्वेश्चन कठिन है, 69 सामान्य स्तरीय क्वेश्चन है। देखिए 15-20 क्वेश्चन हर बार कठिन रहती थी, 15 से 20-25 क्वेश्चन हर बार कठिन रहते थे, 20-25 क्वेश्चन, लेकिन इस बार 31 क्वेश्चन के करीब कठिन है, यानी कि थोड़ा सा पिछली बार की अपेक्षा संख्यागत रूप से कठिन का स्तर ज़्यादा है। तो इसका मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन नीचे मेरे, और जो आपका वो है कट ऑफ आता है उसको नीचे कर पाएंगे आप, ये करना चाहिए आपको। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन वगैरह देखना स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक एक क्वेश्चन देखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और कौन सा मैंने सामान्य में किया है। अब मैं यहाँ ये भी सिखाऊंगा आपको कि कैसे आपको सामान्य क्वेश्चन गलत नहीं करनी है, कितनी गहराई में अध्ययन करना है यहाँ पर, ठीक है, किस विषय को कितनी गहराई में पढ़ना है। क्या मूल किताबें जरूरी हैं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी आपने कभी नहीं पढ़ा है, सामान्य रूप से जरूरी है, लेकिन यदि आप अच्छे से गाइड बुक करते हैं तो जो मैंने 69 क्वेश्चन बताए वो गाइड बुकों के अंतर्गत के ही है, ठीक है। ये कभी इस गाइड से कभी उस गाइड से, 2-3 गाइडों से है, लेकिन ठीक है। आपको मैं एक शुरुआत से ही दिखाता हूँ क्वेश्चन की कैसे आपके कठिन है। मैंने सब कुछ लिखा रखा है कि ये सामान्य था, इसमें क्या सुधार करना है, आपको इससे क्या सीखना है। सबसे बड़ी बात ये कि क्वेश्चन गलत हुआ या क्वेश्चन कैसा भी हुआ तो उससे सीखोगे क्या आप, ये सबसे बड़ी बात है। मैंने यहाँ लिखा है कि क्या आप सीखेंगे क्या नहीं सीखेंगे। एक मिनट आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, इसको मैं
तो ये आप लोगों को सीखना है, यहाँ मैं बहुत ही अच्छे से आपको बताने वाला हूँ। और हाँ, ये बात और भी बता दूँ, मैं आपको एकदम फ्री JRF पर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो यूट्यूब पर ही पढ़ाने वाला हूँ, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। रोज़ मैं पढ़ाऊँगा इसको, और मैंने ये पहले से ही सोच रखा था कि मैं फ्री ही पढ़ाऊँगा नेट JRF, क्योंकि कई विद्यार्थी पढ़ते हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन 51 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। और आप यहाँ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, जो मैं बातें बताऊँगा वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए क्वेश्चन, अभी एक बात और कि मैं क्वेश्चंस का एक एक विकल्प नहीं समझाऊंगा आपको कि प्राप्त्यर्थ, प्राप्तार्थपूर्णे, अप्राप्तार्थपूर्णे, इतर निवृत्तौ, ये सब क्या है, मैंने ये नहीं समझाने वाला हूँ बहुत डिटेल से, क्योंकि अभी हम लोग ये समझने आए हैं कि ये कठिन था या सरल था, दूसरा ये आपका सामान्य रूप से बन सकता था या नहीं बन सकता था, और आपको क्या ध्यान रखना है, कितनी गहराई से क्वेश्चन पूछा है। ये जो आपको दिख रहा है 51 नंबर का क्वेश्चन, नियम विधेय तात्पर्यम भवति, क्या तात्पर्य है, तो इसका ये जो उत्तर था द्वितीय था अप्राप्तार्थपूर्णे, यदि पढ़ा है तो सरल है। आपने मीमांसा दर्शन पढ़ा होगा, वहाँ विधियों की बात होती है, तो आपने वहाँ विधियों में जरूर पढ़ा होगा, है ना। और ये सामान्य रूप से क्वेश्चन है, इसको कोई कठिन क्वेश्चन नहीं माना जा सकता। जो भी गाइड बुक आप में से पढ़ रहे हैं उसने ये क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, और गाइड बुक से भी है। चलिए अब देखिए आगे है आत्मबुद्ध्या समेत्यर्थान मनोयुक्ति विवक्षा, 21 ग्रंथ का है। अब देखिए ये आप थोड़ा सा ज़्यादा आप पाणिनि शिक्षा पढ़ते हैं तो ये बन जाएगा, लेकिन ठीक है, ये आप ये भी सामान्य स्तरीय है, सभी लोग इसको पढ़ते हैं, इतना ज़्यादा कठिन ये नहीं है, ये सामान्य स्तरीय पढ़ते हैं, गाइड बुकों में ही। इतना आपको नेट JRF के लिए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद प्रोफेसर भी तो दोगे, तो ये भी सामान्य है, इसके लिए भी कोई ज़्यादा नहीं है। इसका है कि पाणिनीय शिक्षा से ये आया हुआ है। अभी देखिए मैं पढ़ इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि पढ़ाएंगे तो सिलेबस आपको एक एक चीज़ को भी, इसको भी बहुत डीप में डिटेल्स कराएंगे, लेकिन पहले पढ़ लोगे तब ना, ठीक है। चलिए अभी हम दूसरे उद्देश्य हैं कि कैसा क्वेश्चन था। देखिए ये ऐसा था कि श्लोक आपको तैयार करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों के मुख्य मुख्य श्लोक याद करने पड़ेंगे, उससे ही काम आपका होगा और वहीं से ही आएगा। बिना मेहनत के तो नहीं होगा JRF ना नेट कुछ भी। चलिए अब इसके बाद ये था भ्रसायते, पटपटायते, विष्णुयति, सावयति, इसमें क्या आपका प्रत्यय था, ये प्रत्यय से क्वेश्चन था। ये प्रत्यय आप पढ़ते हो तो इसको भी कठिन नहीं मानोगे, क्योंकि जो JRF निकाल करके आ रहे हैं, नेट निकाल के आ रहे हैं, वो इसको करके आ रहे हैं। तो मैं ये वहाँ भी आपको समझाने आया हूँ कि आपको लग रहा है नहीं ये तो कठिन था, नहीं भाई, जो निकाल के आ रहे हैं वो करके आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका उत्तर आपका सेकंड है, देख ही रहे हैं आपका टिक यहाँ लगा हुआ है, ये इसका उत्तर है। तो ये भी सामान्य था, इसमें कोई कठिन नहीं था। आप कहेंगे सब सामान्य थे, अभी बहुत सारे कठिन है, मैंने 31 ऐसे थोड़ी ना लगाए हैं। चलिए अब ये आपका सामान्य रूप से याज्ञवल्क्य स्मृति जो पढ़ते हैं उन्हें पता रहता है कि समुद्र में जाने पर विंशकम शतम, है ना, विंशकम शतम रहता है, इसका चौथा ये उत्तर सही था, तो ये भी आपको सभी को मालूम है। चलिए यानी कि ये भी सामान्य था। अब ये क्या सिखाता है, याज्ञवल्क्य स्मृति की जो आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से कंसाइज शॉर्ट नोट्स बना करके तैयार करने हैं। ये सामान्य क्वेश्चन है, ये तो मैं जब आपको यहाँ फ्री एकदम लेक्चर पढ़ाने वाला हूँ, ये सामान्य रूप से आप कर पाएंगे। जो मैं कह रहा हूँ ना, ये सामान्य क्वेश्चन आए हैं, ऐसे क्वेश्चन तो आप सामान्य रूप से कर पाएंगे, और ज़्यादा इनके लिए मेहनत भी करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य कंटेंट पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, मैंने बनाए रखे हैं शॉर्ट नोट्स, वो आपको मैं दूंगा, ठीक है, अपने शॉर्ट बनाए नोट्स दूंगा। अगले लेक्चर में आपको मिलेंगे कि मैंने कैसे सिलेबस को, सिलेबस से यहाँ 30 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दिखेंगे, यानी कि इसमें जो आए हुए 30 क्वेश्चन मैंने जो सिलेबस पर नोट्स बनाए हैं उससे दिख जाएगा, ठीक है मित्रों, तो ये ध्यान रखिएगा। अब क्रम, ये आपका थोड़ा सा आप इसे कठिन भी कह लीजिए, कहना है तो वैसे मैं कठिन नहीं माना हूँ इसको, क्योंकि ये सामान्य था। ये जो वही विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधि, ये सब जो है वही मीमांसा दर्शन से ये क्वेश्चन था। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था, ये कठिन क्वेश्चन नहीं था। इसका उत्तर डी है, तो आप देख लीजिएगा कि किस क्रम से है, डी उत्तर है इसका। तो ये आपको याद करना है, अब ये याद करना पड़ेगा। कंटेंट सामान्य है, नोट्स में रहेगा, पढ़ोगे आप, ये सामान्य क्वेश्चन है। फिर कठिन क्या है अभी आएंगे। 10 पूर्णमासी प्रधान्य यागाः भवन्ति, इसमें थोड़ा सा बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था, लेकिन आपको बताऊं 5 प्रधान याग और एक यज्ञ 6 ही इसमें थे, और ये 6 सही है, ठीक है इसका। तो ये भी सामान्य है, ये कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट तौर पर नोट्स में था, मेरे सिलेबस में भी लिखा हुआ था, तो इस तरीके से उसमें भी यही। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको मैं सामान्य मानता तो सामान्य हूँ, लेकिन मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो आप सीखिए इससे कि महाकाव्ये
इतर कृति ही चिन्हित, महाकाव्य इतर कृति ही चिन्हित। अब ये पहली बार किया उसने इतर। जैसे हम लोग यूपीएससी में संविधान इतर की बात करते हैं कि संविधान इतर संस्थाएं क्या हैं, वो यहाँ था महाकाव्य से इतर क्या है। तो अब आपको महाकाव्य जो है वो कट कर देना है, नैषधीय चरितम और बुद्ध चरितम, ये दो कट करेंगे तो डायरेक्टली आप चौथे आंसर पर पहुंच जाएंगे। अब इसमें क्या किया है कि आपको बहुत ढंग से पढ़ना है, ये कई लोगों ने इसलिए मिस्टेक किया होगा, इसे आपको बहुत ढंग से पढ़ना है। ये सामान्य क्वेश्चन था, ऐसी बात नहीं है। भाषा शुद्धता आपको परीक्षा करना चाह रहा है कि अब भाषा संधि इत्यादि जा रहे हैं। एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछा गया, भाषा और इतर, भाषा इतर, ठीक है ना, ध्यान रखो। तो ये भी क्वेश्चन आपसे परीक्षण कर रहा है कि कैसे आप सामान्य भाषा शुद्धता रखते हैं, ढंग से पढ़ना भी है आपको, क्योंकि प्रेशर में समय जल्दी रहने में ऐसा होता है, गलती होती है, ये सामान्य ही क्वेश्चन माना जाएगा। क्योंकि ये जो पढ़ के अच्छे से करके आए हैं, जो पहले मॉक टेस्ट लगाए हैं वो गलत करके नहीं आए हैं, ठीक है। जिनके JRF और नेट निकल रहे हैं वो ये सब क्वेश्चन गलत करके नहीं आए हैं भाई, और जो ये इस टाइप से क्वेश्चन गलत करके आए हैं उनके नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उनके क्वेश्चन बन रहे हैं 55, 60, 65, 55, 60, 65 जिसके बन रहे हैं उसका नेट 65 वाले का नेट हो सकता है, लेकिन 55, 60 वाले का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यदि फर्स्ट पेपर में ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं है तो, एवरेज है तो, ठीक है। अब देखो सोमयाग ये संस्था भवती, ये सामान्य है, इसको मतलब सिलेबस में डायरेक्ट तौर पर ये आपका है, और इसमें कौन नहीं पढ़ता है कि अग्निष्टोम और आप तो रियामहा ये क्या है, आपको वैसे भी ज़्यादा लगा भी नहीं है। सोमयाग क्या है, हविर्याग क्या है, यही तो है। तो आपको लिख सामान्य लिस्ट बना देते कि हविर्यागे हैं, सोमयागे हैं, ठीक है। जैसे अग्निहोत्र और 10 पूर्णमासी आपका था तो ये आपको पहले ही मालूम था, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सामान्य ही माना जाएगा, ये सब लोग से सरल करके आए हैं। अब देखो क्या है कि ये ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पूछा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ते ही कितना हो, बहुत शॉर्ट सा रहता है गाइड बुकों में, वो सभी जगह पर व्यवस्थित आपको करना था क्रम से। उस व्यवस्थित यानी कि आपको याद करना पड़ता है इसका श्लोक, यदि श्लोक याद होता तो ये भी आपका हो जाता। और ये जो JRF निकाल रहे हैं वो सबसे इसको सही करके आए होंगे, है ना। ब्राह्मण ग्रंथेषु ये आपको क्रम से लगाने को पूछा है। इसका उत्तर यदि आप देखना चाहें तो इसका उत्तर ये है, द्वितीय है। आगे चलते हैं। अब देखिए ऋग मंत्राणाम संख्या, ये कंसेप्ट से है और इसको मैंने थोड़ा सा कठिन माना है, और मतलब मैंने कठिन ना माना है, लोगों ने कठिन किया भी होगा कई लोगों ने। ये तुक्के में देखो कई सारे इनमें भी सही हुई होगी, इसलिए मैं कह रहा था कि वो 31 में भी आप तुक्के में कई सारी सही कर सकती हैं, लॉजिक लगा करके कुछ करके जो भी हो। अब देखो कह रहे हैं ऋग मंत्राणाम लक्षणम इदम, ऋग मंत्राणाम लक्षणम इदम। अब पूछ रहा है गीति, तो आप गीति तो आपको पता है गायन मायन कुछ कहा होता है, ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, तो आप ये कट कर देंगे इस तरीके से। हालांकि इसका अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कैसे आपको एलिमिनेशन मेथड करना है, वो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तब बताऊंगा कि कैसे एलिमिनेशन मेथड करके आप जो कठिन क्वेश्चन है उसमें से भी अपेक्षा ज़्यादा कर सकते हो, यानी कि दूसरे विद्यार्थियों की अपेक्षा, और ना अब दूसरे विद्यार्थियों से ही आगे निकलना है। ये सब विद्वत्ता की परीक्षा नहीं है, ये संख्या की परीक्षा है, ठीक है। विद्वान कई लोग घूम रहे हैं भाई, है ना। मेरे से 1000 गुने विद्वान आपको टीचर मिल जाएंगे, और मैं खुद कह रहा हूँ मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं जानता नहीं हूँ, है ना, लेकिन परीक्षा के पैटर्न को समझना जानता हूँ, इसी में मैं अपना समय बर्बाद किया हूँ, समय लगा रहा हूँ। तो आप समझिए इन चीज़ों को। तो ये है कंसेप्ट से था ये थोड़ा सा कि आपको कंसेप्ट पढ़ा हो कि ऋग तो पढ़ते सबके, ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, ये सब थोड़ा सा आपने पढ़ा होता तो आपका ये सही हो जाता। B और C इसका है कि अर्थ और पाद व्यवस्था के बारे में ये है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप वैसे भी पढ़ते हैं, देखो पाद व्यवस्था वहाँ जब छंदोबद्ध करते हैं बातों को ऋग्वेद को, तो ऋग्वेद में आप छंद पढ़ते हैं, जब आप पढ़ते हैं कि इसमें गायत्री है, इसमें त्रिष्टुप है, ये सब, तो उसमें छंद रहेगी तो पाद तो रहेगा ही। तो ये वाली आप बात करके इसमें पाद व्यवस्था कर सकते थे। C आप यदि सही मान सकते थे तो आप ये और ये पहला वाला कट कर सकते थे। इस तरीके से लॉजिक लगा करके क्वेश्चन सही किए जाते हैं। और मतलब ऐसे 30 में आप 31 में जो कठिन आए हैं लॉजिक लगाते हो तो आपके आराम से मतलब ये रहता है कि 8 से 12, 13 के बीच में ठीक हो सकते हैं 30, 31 में, ठीक है। चलिए ये कठिन क्वेश्चन था। अब देखो कठिन ये क्वेश्चन कैसा है, कठिन ये भी क्वेश्चन कठिन की श्रेणी में रखा है। अब ये सामान्यतः लोग नहीं पढ़ते हैं, हालांकि जो दिमाग लगाने वाला होता है वो इसको भी दिमाग लगा जाता है कि देखो भाई गायत्री तिष्ठो जागत तो पढ़ा, लेकिन साध्य ग्रह क्या होता है नहीं देखा। इसमें से और यहाँ सोम विकार क्या कर रहा है भाई, प्रातः स्तमंतति, ये सवनम एक जैसा दिख रहा है, ठीक है। ये दोनों ही अजूबा दिख रहे हैं, तो D में ये 3 हो सकता है,
तो डी में 3 यदि हो सकता है तो इस पर या इस पर। तो इस तरीके से मतलब कुछ ना कुछ करके ये कठिन स्तरीय क्वेश्चन है। तो ये आपको बताऊँ इस तरीके इसका उत्तर तो ये है। तो इस तरीके से कठिन स्तरीय प्रश्नों में थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना पड़ता है, कुछ ना कुछ पढ़े हैं वो लगाना पड़ता है, तब ये सही होते हैं। ठीक है, चलिए अब इनसे डरना नहीं है। ये कोई अच्छे से अच्छा पढ़ करके गया तो सब पर भी ये नहीं बनने वाले हैं क्वेश्चन, ये सब पर क्वेश्चन नहीं बनने वाले होते। जो मैं बता रहा हूँ ये सामान्य सब पर बनाए, वो सब पर बनाए इस तरीके से। जो मैंने बताया अभी इससे पहले जो ये 60 नंबर का क्वेश्चन बताया मैंने, है ना, और जो मैंने ये आपको 61 नंबर का क्वेश्चन बताया उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए 62 नंबर का क्वेश्चन सामान्य है। शकुंतला यदि आपने पढ़ा है तो आपको ये बिल्कुल अलग लगा होगा कि जब वो स्वर्ग में जाते हैं और वापस आते हैं तो वो मरीचि आश्रम में, है ना, कि कह रहा है देखो स्वर्ग मर्त्यो और अंतराली दर्शिता कहाँ देखा था, तो वही सब मरीचि आश्रम है। सबको पता होगा ये कथाओं से, ये सामान्य क्वेश्चन के तहत माना जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं ये कठिन क्वेश्चन माना जाएगा जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको कि लिंग वाक्य विरोधी उदाहरणम, अर्थपादियों विरोधी उदाहरणम, ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन माना जाएगा क्योंकि सभी लोग इतना डीप में नहीं पढ़ पाते हैं या गाइड बुकों में ये कम प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये कठिन मानते हैं हम, इसलिए इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत है सरल में। चलिए ये क्या था, गाइड बुक में नहीं था क्वेश्चन। आप देखें कि निग्रह स्थान इत्यादि, तो गाइड बुक में ये सामान्यतः क्वेश्चन प्राप्त नहीं है। तर्क भाषा जिसने पढ़ा होगा तो ये है, तो ये कठिन क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यार। निग्रह स्थान है, तर्क भाषा का है, तर्क भाषा जिसने पढ़ी है उसने पढ़ा है, बाकी नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने गाइड बुक में। हो सकता है पढ़ा भी हो तो आपको सरल हो। हाँ ये बात और कि जितने क्वेश्चन मैं कठिन कह रहा हूँ, जितने सरल कह रहा हूँ, इससे आप सभी का मतभेद रह सकता है। ये बहुत अच्छी बात है कि मतभेद रहेगा। चूँकि 5-7 क्वेश्चनों का मतभेद रहना चाहिए, इसलिए रहना चाहिए कि भाई हो सकता है कि मैंने पढ़े हैं या मुझे सरल लग रहे हैं इसलिए मैंने सरल कर दिया उनको, आपको थोड़ा सा कठिन लगे हों वो तो आप कठिन मान सकते हैं, है ना। लेकिन सामान्यतः मानिए कि जो मैं बता रहा हूँ वो सभी को सरल लगे होंगे लगभग, मतलब ऐसा कि पढ़े होंगे सभी ने, जो निकालते हैं वो जरूर वो पढ़ते हैं। चलिए अब ये रस दोषेषु ये से गणयन्ते पढ़ते हैं तो सभी लोग हैं, 13 रस दोष वगैरह ये सब उनके बारे में, लेकिन फिर भी आप कठिन मान सकते हैं। लेकिन सामान्य है पढ़ते हैं लोग तो अंदाजा लगा करके ये भी आप करते हैं, लेकिन ठीक है कठिन मान सकते हैं। इसको मैंने कठिन में रखा है इसको, ठीक है, तो ये कठिन में रखा है। ये तो सभी को आप सामान्य क्वेश्चन है, सभी बेहतर से याद करे होंगे यदि कि कौन से पर्व में क्या है, तो ये आपने बिल्कुल याद किया होगा कि बिल्कुल आपका इसका पर्व है। ठीक है, चलिए अब ये बहुत सरल है, कि अर्ध स्वर क्या है, कौन नहीं पढ़ता है सिलेबस में, डायरेक्ट तौर पर है या और वह अर्ध स्वर है, या और वह अर्ध स्वर है, तो ई और डी आपने लगाया होगा, तो इसका तीसरा सही है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सरल है और सिलेबस से डायरेक्ट है, तो ये सरल है। इनसे क्या सीखना है कि देखो सिलेबस यदि आप सरलता से अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन काफ़ी हद तक सही हो जाएंगे। ठीक है, ये सामान्य है कि वेदा बोधियति क्या धर्म अधर्म और धर्म दोनों की है के बारे में बताता है, तो वही है, ये भी सामान्य क्वेश्चन है, इसको कठिन नहीं कहेंगे हम लोग, सभी लोग सही करके आए होंगे। इसको हम लोग देखिए याज्ञवल्क्य स्मृति के जो व्यवहार अध्याय हैं, जो 25 अध्याय हैं, उनको क्रम से लगाने को पूछा है, और उसमें से 5 के नाम दे रखा है यहाँ, और पूछा है इसको कठिन मान सकते हो लेकिन कठिन नहीं मानना है, क्योंकि पहले आपसे कौटिल्य अर्थशास्त्र के क्रम से लगाने को कह चुका है, गीता महाभारत के भी पर्व इत्यादि को क्रम से लगाने को कह चुका है, आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, दो पर्व, भीष्म पर्व, ये सभी भी वो कह चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये भी ज़्यादा कठिन है नहीं। ठीक है, मतलब कठिन मान सकते हो लेकिन ये जो सही करके आए होंगे कई लोग, है ना, तो क्रम से ही था। चलिए ये सामान्य है नागेश भट्ट के गुरु, जब आप गाइड बुक पढ़ते हैं तो उसके पीछे आप देख रहे होंगे, गाइड बुकों के पीछे आप देख रहे होंगे इसमें कि क्या नंबर है, क्या कैसा है, तो ये सामान्य है। हरि दीक्षित सब लोग जानते हैं, कौन नहीं जानता है ना, हरि दीक्षित नागेश भट्ट के गुरु का नाम है। ये गहराई से क्वेश्चन पूछा, कठिन मान सकते हैं इसे, इसलिए है ना, जो आप देख रहे हैं यहाँ छत्री निंदायाम बिछड़ो वृक्षा क्या, ये सब थोड़ा सा कठिन है, इसे आप गहराई से पढ़ेंगे, मतलब ये कठिन मान सकते हो इसे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका कठिन मान सकते हैं आप। चलिए अब देखो आगे हम लोग देखते हैं। अब ये क्या है, कुछ बुकों के नाम है और कुछ को मिलाना है, तो राजशेखर की बुक आप सामान्य मैंने इसको माना है क्योंकि इनके कुछ एक दो बुकें भी मालूम हो आपको तो सही हो सकता है ये क्वेश्चन। राजशेखर की बुक है, काव्य मीमांसा सबको पता होता है। ठीक है, और केशव मिश्र की आपको ये मालूम होगा, केशव मिश्र की भी मालूम होगा, अलंकार शेखर, तो इस आधार पर आप तीसरा इसका उत्तर कर सकते थे। सामान्य क्वेश्चन था, सभी लोग करके आए होंगे, कठिन क्वेश्चन मान सकते हो इसको आप लोग।
चाहो कठिन मान सकते हो कि उदाहरणम प्रत्युदाहरणम वाक्याध्याहार, कुछ लोग सरल मान सकते हैं जो अच्छे से पढ़े हुए हैं, लेकिन ये पतंजलि का कहना है, तो कठिन माना है मैंने इसको, ठीक है, सामान्य रूप से। तो गाइड बुकों में हो सकता है नाम ले ये कई जगह पर, तो कठिन माना है मैंने इसको, तो वो जो मैंने 31 रखे उसी में रखा था। चलिए, ये याज्ञवल्क्य स्मृति अनुसार येषु कहा धर्म प्रवर्तो अस्ति, ये हाँ याज्ञवल्क्य स्मृति में ये मैंने भी नहीं पढ़ा था, लेकिन ठीक है, सरल क्वेश्चन है, सही बन रहा है, मतलब दिमाग लगा करके भी थोड़ा सही हो रहा है। विश्वामित्र और दुर्वासा को यदि आप लगाएंगे तो हो जाएगा सही, बी और ई, ठीक है, और बी और ई आराम से आप लगा सकते हैं। चलिए, ये पाणिनि, ये सामान्य क्वेश्चन है, पाणिनि के बारे में बचपन से हम लोग पढ़ते रहते हैं, सालातुरी है, सालातुरी है, सालंकी है, तो सालातुरी और सालंकी इस तरीके से आप करके, वैसे भी ये तो सही था, तो ये किसमें था, बी गोड़ी का सुता, आपको पता होगा कि इनका नहीं क्या नाम, उनका नाम है, तो ये गोड़ी का सुता इनका है नहीं, इसलिए वो कट हो जाता और बाकी उत्तर निकल आता, तो सामान्य है। यथ प्रत्यय के बारे में पूछा, सब लोग पढ़ते हैं कि क्या है, तो देयम, ये आपने लगाया होगा, देयम और तक्यम, तो ये भी आपका सामान्य है, सामान्य क्वेश्चन है। वेदस्य एक देशम वेदांगानी वा यह वित्यर्थ, अब ये जो वाला जो क्वेश्चन है ये भी सामान्य है कि देखिए, आप शिक्षक की बात उस समय जाना कहाँ चलती थी, गुरु की बातें यहाँ आती नहीं है, आचार्य की बात ही नहीं है, और आप व्याकरण में जब पढ़ते हैं कि उपाध्याय है ना, तो वहाँ आप थोड़ा सा लॉजिक लगा कर सकते थे, सामान्य भी था ये क्वेश्चन, है ना, पढ़ते भी हैं लोग इसको। ये तो देखो रिपीटेड क्वेश्चन था, ये इसी बार जून में आया हुआ क्वेश्चन है, यदि आप लोगों ने जून वाला पेपर सभी ने दिया ही होगा, क्यों नहीं दिया होगा, तो ये सामान्य था, उसमें भी ये आया था कि किसके अनुसार कितने मंत्री होने चाहिए मंत्री परिषद में, ठीक है। ये सूक्तों से एकमात्र क्वेश्चन आया था, एकमात्र प्रश्न आया है सूत्रों से, ये सामान्य था कि भाई हिरण्यगर्भ सूक्त को क्या कहते हैं, तो किसी ने नहीं बता के प्रजापति सूक्त कहते हैं, ये सामान्य क्वेश्चन था, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था, सब लोग सही करके आए हैं जो करके आए हैं, ये सामान्य क्वेश्चन था। मनुस्मृति जो पढ़ते हैं थोड़ा बहुत तो पढ़ेंगे, चूंकि यार नेट जी यार बिना पढ़े नहीं निकलेगा, तो सामान्य क्वेश्चन था, इतना कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था, तो यदि आप गलत करके आए हैं तो दिक्कत है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों को यदि आपने गलत किया है तो सामान्य गाइड बुकों में है, सब लोग पढ़ के जा रहे हैं भाई, तो फिर आपका नहीं होगा। तो ऐसे सामान्य गाइड बुक्स पर या सामान्य चीज़ों पर पकड़ बनाइए, सामान्य जब आपका ठीक हो जाएगा तो विशेष पर पकड़ बनाइए, ये आपको करना है। पहले सिलेबस सामान्य करना है, जहाँ से 70% क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उस सिलेबस को करो, फिर जहाँ से 30% जो एकदम कठिन आ रहे हैं उसको कंप्लीट करो। मैं ऐसे ही कराऊंगा, पहले 70% करा दूंगा, फिर 30% कराऊंगा। इस सिलेबस को मैंने बांट रखा है, सिलेबस 2 भागों में बांट दिया है। 70% सरल, जो कि केवल 1 से 1.5 महीने में पढ़ाया जा सकता है, 70% जो क्वेश्चन जहाँ से आते हैं, और बाकी 6 महीने में पढ़ाया जा सकता है जो 30% क्वेश्चन सिलेबस है। तो पहले 70% पढ़िए ना, ठीक है। तो ये सामान्य था। ये कठिन मान सकते हो आप, चूँकि सामान्य था, ये वैसे था तो सरल, लेकिन कठिन भी इसे मान सकते हैं, नहीं बनेगा सब पर। तो ये कठिन मैंने रखा है कि कठिन है। इसका उत्तर चौथा है, आप लोग देख लीजिएगा, है ना, और इसको एनालिसिस खुद से भी करिएगा, ज़्यादा नमक लगाइएगा। मैं इस विषय के लिए भी एनालिसिस कराने के लिए नहीं आया हूँ, इसलिए मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ, वरना एक चीज़ बताता अब दिया गया है, आश्रम निरोध क्या है, दुखम क्या है, समय ज़्यादा लगेगा। अभी मैं उसके लिए नहीं आया हूँ, पहले पढ़ाऊँगा आपको चीज़ों को एकदम, ये इसी पर लेक्चर अपलोड करूँगा, फिर मैं ये बात करूँगा। चलिए, ये क्या था भाई, ये उसको भी मैंने कठिन में ही रखा है, कठिन रखा है। कई लोग सरल में भी रख सकते हैं इसको, कठिन पर मैंने कठिन में रखा है, सभी पर नहीं बनेगा इसलिए मैंने कठिन में रखा, और ये गलत हो सकता है, सब कई लोगों पर गलत हो गया हो, तो ये कठिन में रखा है। इसका उत्तर फर्स्ट। और आप रोक के भी एक बार पढ़ लीजिएगा कि भाई मैं ज़्यादा जल्दी जा रहा हूँ, तो आप सामान्य रोक करके भी इसे पढ़ सकते हैं। सभी कल्प कस्य प्रमाण तुम निराकुर्वंती, निराकुर्वंती कौन करता है, तो सौगताह के बारे में पूछा, सौगताह इसमें था, तो इसका भी कठिन मैंने माना है, भी उत्तर है, ठीक है। इसके बारे में बताएंगे क्या होता है, इस बातों के बारे में चर्चा भी करेंगे, दर्शन के बारे में, ठीक है। दर्शन से इस बार अच्छे क्वेश्चन कठिन टाइप की आए हैं, ठीक है, साहित्य से सरल आए हैं, ये बात अभी बताऊँगा आपको। कौटिल्य अर्थशास्त्र वेदांगानामय क्रम, तो क्रम पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अभी मैं ये सब क्वेश्चन भी ठीक से नहीं पढ़ा रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इनको अभी पढ़ करके और आपको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बात पहले जान लीजिए। ये आपने पढ़ा होगा, डायरेक्ट लाइन लिखी हुई, यदि आपने पढ़ा है ना, तो बिल्कुल आपने पढ़ा होगा। मैंने तो क्या करा, याद भी ऐसे किया था, शिक्षा कल्पना निरुक्त इस तरीके से, है ना, तो आप ऐसे ही करना था आपको, ठीक है। CA शिक्षा कल्पना निरुक्त, ये 3 ऐसे ही मैंने याद किए थे बचपन से। चलिए,
तो सामान्य है और गाइड बुक इत्यादि में ये अवेलेबल है, इसलिए सामान्य है। ये तो सभी को पता है, मैक्स मूलर का ये पहले ही पढ़ते हैं, आरंभ ये सिलेबस का पहला पॉइंट है। और अभी हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ ये आप सभी लोग देखेंगे कि मैक्स मूलर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मैक्स मूलर का वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिए। देखो, केन कविना इंद्रायुध घोड़े की बात कहाँ है, अश्व का वर्णन कहाँ पर मिलता है, सामान्य क्वेश्चन था। बाणभट्ट जब आप पढ़ते हैं तो 3 जन्म के वो कपिंजल वगैरह पढ़ते हैं ना, वो यही है इंद्रायुध, ठीक है। तो इंद्रायुध घोड़ा वहाँ है। कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि वो भाई उसके गौतम बुद्ध के बुद्ध चरितम में भी घोड़ा है ना, तो वो सब आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ठीक है। कंथक शायद नाम है। प्रमाणानाम अंगीकार दृष्टिया अनयोः संबंध कठिन था, इसलिए मैंने इसको कठिन में रखा है, ध्यान रखिएगा। यदि आपका गलत हुआ है तो आपको ज़्यादा दुख करने की ज़रूरत नहीं है। कठिन गलत हुए हैं तो दुख करने की जरूरत नहीं, सामान्य गलत हुए हैं तो पढ़ने की जरूरत है और बहुत मेहनत करने की जरूरत है। कठिन में कोई दिक्कत नहीं है, 69 भी यदि आपके सही हो रहे हैं, 65 भी सही हो रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये आपने देखा, ये सामान्य क्वेश्चन था, सब लोग पढ़ते हैं कि कौन सा ग्रंथ किसका है। ये व्याकरण की व्याकरण की आपको ये लोग लगे हुए हैं, पाणिनि पतंजलि इत्यादि कैयट, ये सब तो उन्हीं की बुकें हैं। ये महाभाष्य शब्दकौस्तुभ उड़ादी महाभाष प्रदीप, ये सब उन पर टीकाएँ भी हैं। तो इनको क्रम से लगाना था। तो आपको यदि कवियों का क्रम पता है तो उनके ग्रंथ का क्रम पता होगा, है ना। तो कवियों के क्रम के अनुसार ग्रंथ का क्रम भी लगा सकते हैं। इसमें ऐसा भी डायरेक्ट कर सकते हैं, सबसे लास्ट में कौन था वो किसका ग्रंथ है, ठीक है। तो वो आप उस तरीके से जैसे आप कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे करना होते हैं, समय कम लगे और टिकल कैसे करना है। जैसे जब मैं नेट JRF का क्वेश्चन लगाता हूँ तो मैं आराम से पेपर को 80 मिनट में लगा लेता हूँ, 120 मिनट में लेते ही हूँ। हालांकि जब पैराग्राफ कठिन आ जाएगा पेपर में, इस बार कठिन आया था तो समय लग गया होगा आप लोगों का, नॉर्मली बात है। लेकिन सामान्य पैराग्राफ आता है तो आराम से क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, क्योंकि पढ़ा लिखा है ना इसमें। 70% क्वेश्चन वही होते हैं जो पढ़े हैं, तो समय नहीं लगता है फिर उनमें, 1 लाइनर होते हैं। चलिए, सामान्य क्वेश्चन था ये। इसके बाद ये कठिन मान सकते हैं, चूंकि ये किताबों में सामान्यतः नहीं देखा जा रहा था, ठीक है। तो ये कठिन मान सकते हैं आपके, कठिन है गीत के अनुसार, है ना, तो ये कठिन मान सकते हो आप। ये डाउट मुझे भी है भाई, इसमें डाउट, ये संखलायन और आश्वलायन का संबंध ऋग्वेद से है, तो ये इसमें विकल्प ही नहीं है। डाउट है, जिसको लग रहा हो 1-2 नंबर से आपका रुक रहा है, तो इसका प्रमाण देख करके आप प्रमाण क्या, किसी भी बुक का आप रेफरेंस दे दीजिएगा, कपिल देव द्विवेदी जी का बुक का आप दे दीजिएगा। वहाँ भाई ये आपस्तंभ यजुर्वेद का है, तो यहाँ विकल्प भी ये गलत है, ठीक है। तो ये डाउटफुल है, ध्यान रखिएगा। हालांकि इन लोगों ने भी इसका सही माना है, ठीक है। कठिन ये है, मैंने इसको थोड़ा कठिन में रखा है, ठीक है। इसका उत्तर द्वितीय है। इसमें पूछा है कि भगवतः स्वरूपम अत्र अवलोकयितुं शक्यते, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। तो कठिन माना है मैंने इसको, सभी लोगों पर नहीं बना हुआ। वैसे कई लोगों ने लॉजिक लगा करके सही भी कर लिया होगा, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। ये सभी लोग पढ़ते हैं भाई। अलंकार सामान्य है, अलंकार पढ़ के आए होगे। दृष्टांत प्रतिबिंबनम शब्द याद करके दृष्टांत याद किए ही हो गई, है ना, तो ये बिल्कुल सरल है। रिपीटेशन हुआ है, ये तो अभी आया था जून वाले पेपर में, उसी का रिपीटेशन है। जटामाला शिखा रेखा ये सबको याद होता है, तो ये सामान्य क्वेश्चन है, सभी पर बना होगा। ये क्वेश्चन कठिन में मैंने रखा है कि क्या कैसा बनाया होगा, किसका कौन पुत्र है, कैसे किसका है, तो ये मैंने कठिन में रखा है। इतना डिटेल्स में ध्यान कोई नहीं देता है, बात ये है, तो कठिन में रखा है ये, इसलिए इसका लेकिन विकल्प ये आपका जिसका सही है वो ये वाला सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। एसु वार्तिकेसु कानी फसफसान्य के पठितानी, सही है। देखो, वार्तिक वगैरह पढ़ते हो, सामान्य मानूंगा इसको कठिन नहीं है। इसका उत्तर बी है, ठीक है। बी और सी जो है ये दोनों ही है। यदि आप एक बार पढ़ के देखेंगे तो सामान्य आपने फसफसान्य के थोड़े एक बार पढ़ लिया होगा तो हो गया होगा। अब देखो, ये कठिन माना है मैंने, चूंकि इसमें समय पूछ लिया है। कई लोग सही करके आए होंगे इसको, जैसे कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पहली बात पूछा क्या है, दत्तेषु क्रम चुनना है। हालांकि क्या ही बताऊँ, ठीक है, आप लोग लगा लीजिएगा अपने हिसाब से। मतलब लॉजिक लगा करके भी सही किया जा सकता है, नॉर्मल है ना। चलिए, लेकिन पतंजलि का क्रम लगाना पड़ेगा इस तरीके से। जैसे भरत स्तूप 150 ईस्वी के है, भरत स्तूप पतंजलि के समय में बना था, पतंजलि 150 के थे, ध्यान रखो। अब क्रम पूछ रहा है, ये आपको पता चला। तो 150, अब इसमें से देखो 150 और 160 ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 150 और से पहले का ही सब कुछ पूछ रहा है, तो आप देखो ना, भरत स्तूप डी, आपने देखा डी, ये चारों में डी का क्वेश्चन अलग अलग है। अब डी में आपको पता है कि डी में क्या नहीं हो सकता, जब 150 ये है डी का, ठीक है, डी का आई भी है, तो अब डी का आई भी लगाएंगे तो फिर देखो आप यहाँ पहुँच रहे हैं, एक ही क्वेश्चन कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात हो रही है।
फिर आपको और भी लगाना पड़ेगा, हाथी कुंफा अभिलेख का आपको मालूम हो तो ऐसे 2-3 यदि याद होंगे तो लग जाएगा। इन सब में लॉजिक लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने कठिन में रखा है इसको, ठीक है। लॉजिक सही हो सकती हैं, सभी सही नहीं होंगी। ये भाई मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। इसका विकर्षण आदि साम में होते हैं, साम के अंतर्गत ये आता है, लेकिन ये संतान लिखे हुए हैं, उत्तर सही लगाए हुए हैं, तो ये डाउटफुल है। इसको आप लोग कर सकते हो भाई, साम के अंतर्गत ये चीज़ आती है। मतलब कई बार क्या ही आप सभी लोग ये बात पढ़ेंगे कि ये साम के अंतर्गत आती है। यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो गाइड बुक से पढ़ के देख लीजिए ये बात। लेकिन ठीक है, फिर भी उसने संतान माना है, ठीक है। भेद पढ़ेंगे तो 6 भेदों में 5वां नंबर का शायद भेद ये विकर्षण है, उसमें विकर्षण आता है। चलिए, रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, अभी आया था जून में। ये सर्ग, इसके पुराणों के लिए एक ही तो श्लोक है, मध्यम भद्यम चाहिए वृत्तिम चतुष्टयम, एक वो आप याद करते हैं, एक ये याद करते हैं, सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो वनवंतराणी जा वंशानुचरितम चाहिए पुराण पंचलक्षम। तो बस ये पढ़ते हैं, 2 ही तो श्लोक हैं, उसी को बार बार आगे ये भी रिपीटेड है। मैंने क्या कहा था, रिपीटेड भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसका उत्तर आपको बिल्कुल सामान्य रखा होगा, सामान्य क्वेश्चन है। अब देखो ये थोड़ा सा मतलब सामान्य है। मैं किसको पूछा, कठिन तरीके से पूछा है इसको, सरल है क्वेश्चन, तो पढ़ना आपको सीखना। बहुत कठिन तरीके से पूछा, सब लोग पढ़ते हैं भाई, काव्य के लक्षण यदि आप पढ़ के नहीं आओगे। दूसरी बात, अवरोही क्रम में पूछा, यानी कि एक तो तोतला और वो भी उड़िया वाला, मतलब बुरा मत मानना कि किसी को कोई भाषा नहीं आती हो, उड़िया भाषा किसी को नहीं आती हो, तोतला के बोल रहा हो, तो पहली बात तो वो बोलेगा तो उड़िया ही अपन को समझ में नहीं आएगी, और फिर उसके तोतला के बोलेगा तो बिल्कुल ही समझ में आएगी। ये किसी भी भाषा को आप संदर्भ बना सकते हो। बता रहा हूँ, वही बात इनने यहाँ किया है कि पहली बात तो ये हमें याद आ जाए क्रम से, वो सबसे बड़ी बात है। दूसरा, आप अवरोही क्रम पूछ रहे हो तो थोड़ा सा ठीक है, लेकिन कोई इसमें अवरोही क्रम में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। उल्टा सोच लीजिए थोड़ा सा, है ना, पहले वाले को पीछे वाले पर पटक दीजिए, ऐसा कुछ कर सकते हैं ना। वो क्वेश्चन कैसे करना है उसका प्रैक्टिस में बताऊंगा, जब लगवाऊंगा तो ऐसे लगाना है, ये लॉजिक है, ये करने का है। तो आप जो 31 है उसका जो यदि आपका रेशियो 7 होगा तो वो 7 से लेकर के 13 से 14 बढ़ जाएगा, यानी कि कठिन क्वेश्चनों को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये मैं एक वीडियो लाऊंगा आपके लिए, ठीक है। उसमें आपको एलिमिनेशन मेथड, सभी मेथड बताऊंगा कि यहाँ भी एलिमिनेशन मेथड प्रयोग होते हैं, जैसे UPSC इत्यादि में होते हैं, वहाँ तो सब हम ऐसे ही काम चलाते हैं, हालांकि अब थोड़ा सा कम वहाँ भी हो गया है। चलिए, आरण्यकं वेदेभ्यः औषधेभ्यो अमृतम में था, किसने नहीं पढ़ा होगा भाई, सबने पढ़ा होगा, महाभारत का है ना। चलिए, सरल था, सामान्य था, इसको हम कठिन नहीं मानेंगे। ये भी सामान्य था भाई। कौन किसका संप्रदाय है, तो ये बहुत सरल था, ये सबने पढ़ा होगा, बौद्ध का क्वेश्चन है। इनके 4 संप्रदाय हैं, माध्यमिक, योगाचार, सौतांत्रिक और वैभाषिक, सब पढ़ते हैं भाई, जिनका जो JRF निकालते हैं सरल है, ध्यान रखिएगा। आनंदवर्धन का पूछा, ये कठिन भी लग सकता है किसी लोगों को, पर आनंदवर्धन का था ध्वन्या लोग कई लोगों ने धूमधाम से लगा दिया होगा, तो मैंने सामान्य माना। प्रसिद्ध औचित्यम मंदरस्तु रसस्योपनिषत्परा इति कारिकांशः कस्मिन् ग्रंथे आनंदवर्धनेन उक्तः, कि किस ग्रंथ में आनंदवर्धनेन उक्तः, आनंदवर्धन ने कहा है। तो सामान्य ध्वन्यालोक है उनका, तो ध्वन्यालोक में कहा होगा इस तरीके से। अब देखो, परस्परम ये चुनना है आपको, इसको मैंने थोड़ा सा कठिन मान के रखा है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, ये भी मैंने कठिन मान के रखा है। ऋग्वेद में शब्द पूछ लिया, अक्षर भी पूछ सकता है, 4,30,000 या कुछ आप 4.5 लाख के करीब अक्षर भी पूछ सकता है, ये शब्द पूछा था, ठीक है। कई लोग कह रहे थे अक्षर पूछा, ओहो 1 मिनट। चलिए, ये भी मैंने सरल माना है कि स्वप्न वासव दत्तम में वसंतक इति कस्य अभिप्राय, वसंतक कौन था, तो विदूषक था, इसको किसको पता नहीं है, ये सामान्य है। ये थोड़ा सा भाषितर कवि रचना, कठिन भाषा कर लिया है, सामान्य क्वेश्चन है, कठिन भाषा कर दिया है। देखो अब ये क्वेश्चन भाषितर रचना, ये वाला आप सीख, इन क्वेश्चनों से सीखिए अगले बार के लिए कि ऐसा पूछा जा सकता है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। यानी कि एक तो रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, ये बात आप मान लीजिए, रिपीटेड होते हैं, उसके लिए PYQ लगाइए, आप क्या करिए, PYQ लगाइए। दूसरा, भाषितर रचना ऐसे पूछ लिया, महाकाव्यतर रचना पूछ लिया, तो ये रखिए कि इस प्रकार भाषा का खेल भी ये करता है। तीसरा, अवरोही क्रम व आरोही क्रम पूछता है, तो यही करके देख लीजिए। तीसरा, क्रम से लगाने को पूछता है, ये भी पैटर्न याद रखिए। तो मैं पैटर्न बताने के लिए आया हूँ आज एग्जाम का, कि कैसे एग्जाम का पैटर्न है, उसी अकॉर्डिंग हम लोग कल से एकदम फ्री निःशुल्क यूट्यूब पर पढ़ेंगे। आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए, एक क्वेश्चन मैंने कठिन माना, वेदांत का है, इसका उत्तर A है, ठीक है। और ये कठिन माना मैंने, और ध्यान रखिएगा, वेदांत प्रतिपाद्य विषयाणाम क्रमः के क्या प्रतिपाद्य विषय हैं, तो उनके बारे में है। कठिन मैंने माना, सामान्य है वैसे तो, वैसे कठिन माना मैंने, ठीक है, क्योंकि सब पर नहीं बनेगा। आगे चलते हैं,
कठिन ये भी मैंने माना है कि चूंकि ये सब पर नहीं बनेगा, जो सब पर नहीं बन रहे हैं वो मैंने कठिन माने हैं। हाँ, चूंकि सब पर नहीं बनेंगे वो सामान्य बात है। जो सब पर बन रहे हैं भाई वो तो फिर सरल हो जाएगा, वही सरल गलत नहीं करना है, कठिन तो लॉजिक जो लगाएगा, दिमाग लगाएगा, हो जाएगा। चलिए, ये कठिन माना मैंने, ठीक है, कठिन भी था, तो ये ध्यान रखिएगा। डी इसका उत्तर है। ये सामान्य है, सभी को पता होता है। चतस्य विद्या इति कौटिल्या, तो यही बात है। तो कौटिल्या ये रिपीटेड है, रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी जून में आया था। तो मैंने 4-5 क्वेश्चन बताए ना यहाँ, ये भी रिपीटेड है, तो इसलिए पीवाई को लगाना है। सामान्य क्वेश्चन था, ये कठिन था। मारीची पुराण की दृशम उपपुराणम अस्ति, किस प्रकार का उपपुराण है, तो ये आपको पता करना था कि मारीची पुराण किस तरीका है। वैष्णवम है इसका उत्तर तो, लेकिन कई लोगों पर ये नहीं बना होगा, इसलिए मैंने इसको कठिन की कैटेगरी में रखा है कि कठिन पर नहीं बना होगा। आगे अवरोही क्रम पूछ लिया थोड़ा सा। अब आपको किताबों का अवरोही क्रम पूछ लिया, यानी कि कवियों का अवरोही क्रम आपको मालूम होना चाहिए। तो किताब की जगह कवि पूछ लिया, तो आप समझ में आए हो, कवियों का पूछता था, अब किताबों का अवरोही क्रम पूछ रहा है। तो किताबों को एक बार अवरोही क्रम में लिख लेना है, कुछ ध्यान लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं है ना इन लोगों के पास ज़्यादा, और सामान्य परिचय में ये घुस के पूछ नहीं सकते हैं ज़्यादातर। तो सामान्य वही क्वेश्चन पूछना है घुमा फिरा करके, तो घुमा फिरा करके उनके पूछने का तरीका कठिन करेंगे ये सामान्य यूनिटों में। चूंकि ये 5 यूनिटें सामान्य लगाए हैं मेरे भाई, 5 कठिन लगाए हैं, तो ये सभी क्वेश्चन थोड़ी ना कठिन पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, इन्हें सामान्य पूछना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे सामान्य को कठिन बनाने के लिए, उनकी भाषा चेंज करेंगे, उनके भाषेत्तर लिखेंगे, काव्येत्तर लिखेंगे, महाकाव्येत्तर लिखेंगे, गद्येत्तर लिखेंगे, पद्येत्तर लिखेंगे, चंपूत्तर लिखेंगे, ऐसे कुछ लिखेंगे। और उनके पास क्या है भाई, समझ पा रहे हो ना, इस तरीके से कुछ ना कुछ करके आपको कठिन बनाएंगे। चूंकि आप लोगों को बाहर करना है ना, 1% को JRF देना है इन्हें, सबको तो देना नहीं है, ध्यान रखिए ये बात। आगे चलता हूँ, बहुत कम को देते हैं इसलिए सामान्य है ये। सामान्य है इसका उत्तर। मतलब देखो, स्त्री विद्या जिसने पढ़ा होगा, क्रम से थोड़ा सा ध्यान रखा होगा, तो ये हर जगह अब आप ध्यान थोड़ा सा दृष्टिकोण बना लीजिए कि क्रम से ही रखूंगा, क्रम से ही रखूंगा। इसके लिए हैंड रिटन नोट्स बनाने की जरूरत है आपको, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स आप बनाएंगे, किताबों से याद नहीं रहती है। यदि हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं तो याद रहेगा। मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा शॉर्ट कैसे। कस्य अर्थस्य अभिधानम मुख्यवृत्त्या, तो ये संकेत अर्थ से बुक में था, सामान्य क्वेश्चन था। चलिए, ये सब सामान्य क्वेश्चन था। 120 नंबर का पूछा क्या, कौन क्या था। तो यदि आपको पात्र परिचय प्राप्त है, साहित्य के सामान्य क्वेश्चन पूछे, देखो मैंने सामान्य रखा है, पात्र परिचय से क्वेश्चन था, सबको ये बात पता था। इसका उत्तर चौथा है, और किसी पर ही गलत नहीं हुआ होगा जो सामान्य पढ़े हैं किताबों का परिचय। कठिन क्वेश्चन मैंने इसको रखा है, चूँकि थोड़ा सा पूछने का तरीका ये सब है, कठिन है, तो इसलिए इसका उत्तर फर्स्ट है। उत्तर तो देख लीजिए, कठिन में रखा है मैंने इसको। सामान्य है ये क्वेश्चन। चूंकि मुझे और भी बातें करनी है, आज हम दूसरे विषय को लेकर के आए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इन पर डिस्कशन नहीं करा रहा हूँ। डिस्कशन कराऊंगा, चिंता मत करो। आप लोग भी डिस्कशन सुनने नहीं आए हैं आज, आप भी बातें ही करने आए हैं कि कट ऑफ क्या जाएगा, कैसा क्या बनेगा, मुझे क्या सुधार करना है आगे के लिए, वही मैं बता रहा हूँ। पैटर्न समझना है, सबसे पहले पैटर्न समझना है। समझो कि ग्रंथ और उनके कभी पूछ लिया, सामान्य क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, ये पैटर्न हर बार रहे, ये पैटर्न दिमाग में रखना। कैसे क्रम से पूछा जाता है, आरोही, अवरोही, भाषेत्तर, ये सब आपको पैटर्न याद रखना है, उसी अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस पढ़ना है। जब मैं पढ़ाऊंगा ना टॉपिक्स अभी आपको फ्री, तो क्वेश्चंस वाइज पढ़ाऊंगा चीज़ों को, टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, उसमें एक क्वेश्चन जहाँ से भी जो बन रहा होगा वही क्वेश्चन बना के बता दूंगा कि इसका ऐसा पूछेगा, इसका ऐसा पूछेगा, इसका ऐसा पूछेगा। इस तरीके से पढ़ाऊंगा मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि पढ़ लीजिए बाद में क्वेश्चन करूँगा। अरे वहीं बना दूंगा मैं क्वेश्चन कि ऐसा बनेगा क्वेश्चन, और बाद में क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। ये थोड़ा सा गहराई में जाकर के पूछा है, तो गहराई में भी पूछ रहा है भाई सामान्य परिचय में। चूंकि भाई उसके पास क्वेश्चन नहीं है तो क्या करे बेचारा, बताओ आप लोग खुद बताओ, आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो क्या पूछोगे। तो सामान्य परिचय में अंदर जाओगे ना, तो वही यहाँ हो रहा है। चलिए, अब देखो आप सामान्य परिचय में, ये वृत्ति को नहीं है, आपने पढ़ा होगा युग दर्शन में, ये प्रमेय नहीं है, ये तो प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत वो है ना, सुलह पदार्थ है, तो ये नहीं है, तो आपको सामान्य क्वेश्चन है। ये भी सामान्य क्वेश्चन है। रामायण किस में बटा हुआ है, तो सर्गों में बटा हुआ है ना, किसमें, रामायण कांडानी किन नामना व्यक्तानी सर्गेण, ठीक है। आगे देखते हैं, परमरवज्ञ प्रगर्भा कहा, छात्रा का पाटी कहा, तो बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन है, सब पर बना है। 128 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सायण आचार्य, ये थोड़ा सा कठिन है, गहराई में क्वेश्चन है, भाई क्रम से लगाइए इनको,
ये कठिन क्वेश्चन माना मैंने, और इसका उत्तर आप देख ही रहे हैं, क्रम भी देख रहे हैं, क्रम रट लीजिए। अब ये क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन ही रट लीजिए कि ये क्रम था, दोबारा रिपीटेशन भी हो सकता है ये क्वेश्चन का, क्योंकि कठिन है और रिपीटेशन हो सकता है। तो जो PYQ में कठिन क्वेश्चन होने के नोट्स बनाना है, आपको कठिन क्वेश्चनों के नोट्स बनाना है। जो मैं बातें कर रहा हूँ आपके लिए बहुत ही साबित अच्छी होंगी, तभी आपका JRF हो पाएगा मेरे भाई। सामान्य क्वेश्चन गलत नहीं करना है, जो रिपीटेड हो रहे हैं वो गलत नहीं करना है, जो सामान्य गाइड से आ रहे हैं वो नहीं करना है। कठिन माना मैंने ये। दुष्टो यवः इत्यस्मिन् अर्थे किम रूपम निष्पद्यते। यवानी सामान्य है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य है ये क्वेश्चन, सभी लोग करके आए होंगे। ये कठिन है, ठीक है। ये टीका के बारे में कौन पढ़ता है भाई, इनकी टीका है, विनय पिटक्की, शुद्ध पिटक्की, अभिधम पिटक्की, कोई नहीं पढ़ता था, ठीक है ना, किताबों में है, आप देख लीजिए, गाइड बुक में नहीं मिलेगी टीका, एक बार देख भी लीजिए, है ना। मैं सब चेक करके बता रहा हूँ चीज़ें, ऐसा नहीं आप लोग सोचेंगे कि UPSC पढ़ा रहे हैं तो ये नहीं पढ़ रहे हैं, मैं ये सब कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भी ये सब कर रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं आगे। तो ये भी इसका चौथा है, और ये आपको यदि याद होगा तो ये भी चीज़ें याद होंगी बिल्कुल से, है ना, ध्यान रखिएगा। कठिन था, ठीक है, ये धातु में भाई ये याद करना है, वैसे तो सरल था, मैं आपको बताऊँ याद होगा, लेकिन ठीक है, इतना किसको याद रहता है, कौन इतना मेहनत करेगा, तो नहीं भी होगा याद तो भी ये कठिन मैंने मान के रखा है। ये जब आप मीमांसा दर्शन पढ़ते हैं तो पहले ही पढ़ते होंगे मीमांसा का अर्थ क्या है, मीमांसा करना है, विचार करना है उस पर, ठीक है, तो ये सामान्य था, इसका भी उत्तर था। सांख्य में कितने प्रमाण होते हैं, सभी दर्शनों के आप प्रमाण पढ़ते हैं, कौन 2 मानता है, कौन 3 मानता है, कौन 4, ये सामान्य क्वेश्चन था दर्शन का, तो 3 प्रमाण। अब ऐसे क्वेश्चन दर्शन के गलत नहीं करना है, ठीक है। आप देखेंगे ये पूछा, ये थोड़ा सा गलत कठिन बनाया क्वेश्चन, मतलब भाषा का खेल कर दिया, देखो भाषा चमत्कार दिखा दिया। योगश्चित्त वृत्ति विरोधा निरोधा, अब कौन पढ़ा होगा भाई, ये पहली बार में आप जल्दी से समय का ये आपका लाभ लिया। सामान्य क्वेश्चन था लेकिन भाषा का चमत्कार करके कठिन बनाया, यानी पढ़ना बहुत अच्छे से है, ये बात ध्यान रखना है। अथ योगानुसाधन शासनम की जगह साधनम कर दिया है, तो ये आप गलत कर देते तो आपका उत्तर इस तरीके से निकाल भी सकते थे। अभाव प्रत्यय आलम्बन वृत्ति निद्रा, इस तरीके से, तो ये आपको सामान्य क्वेश्चन मैंने माना है इसको, कुछ लोग कठिन भी मान रहे हैं इसको, तो कठिन मान लीजिए आप। एक क्वेश्चन और बढ़ा दीजिएगा, या कुछ कम का भी कर सकते हैं, कुछ बढ़ाएंगे भी, दोनों भी आप कम करेंगे तो ठीक है। ये मैंने सामान्य माना, सबको कुछ ना कुछ याद रहती है, लॉजिक लगा कर देता है व्यक्ति सही। काव्य प्रकाश के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये आपको क्रम से लक्षण काव्य के प्रयोजन पूछा जा रहा है, वो कि अवरोही क्रम में पूछा जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। उस बार भी पूछा गया था ये, तो ये 5वां क्वेश्चन मैंने बताया रिपीटेड। तो आप सोचो जून वाला क्वेश्चन भी यदि आप सही से किसी का डिस्कशन सुने होते और आप खुद से दिमाग लगाए होते हर बार के क्वेश्चनों पर, तो 5-6 क्वेश्चन रिपीटेड थे, ठीक है नहीं थे, देख लीजिए। तो ये पूछा आपसे, सामान्य था, ये भी सामान्य था, ये सामान्य था ये क्वेश्चन। देखो भाई कौन नहीं पढ़ता है ये अलंकारों के बारे में, सामान्य आप लोग पढ़ते हैं, किसका क्या है, तो ये आप लोग सादृश्यता के बारे में पढ़ते हैं, उपमा है, ठीक है, तो बी का यही हो गया 3, इस तरीके से आप पढ़ते हैं। बी का 3 कर दिए तो ये दोनों नहीं हो सकती, ऊपर वाली हो सकती, इस तरीके से। ये हम तो ये जो आपको 100% कन्फर्म का नियम आपको बढ़ाऊंगा कि ये 100% कन्फर्म है, तो फिर ये पढ़ना ही क्या है, गलत कर दो। अब इसमें से देखो एक आध और, अब देखो कि कौन अच्छा सा आपको आ रहा है, इनमें से जो आ रहा है उसी के आधार पर मैं लॉजिक लगा करके करो, बहुत सामान्य तरीके से आपको करना है इन चीज़ों को। चलिए अब भाई पैराग्राफ बहुत कठिन आया था, पैराग्राफ बहुत कठिन आया था, ठीक है। तो पैराग्राफ में आपने लगाया होगा, आप लोगों को उत्तर आपके मालूम होंगे, आपके सबने उत्तर देख लिए होंगे, फिर भी आप देख लीजिए इसके उत्तर। इसका पहले का डी था 141 वाली का डी था, कठिन था। इसके लिए क्या करना है अभी बताता हूँ। इसके बाद का जो 142 था उसका सी था, 143 था उसका तीसरा था, 144 वाले का आपका सी था, 145 वाले का आपका सी था, 146 वाले का आपका दूसरा सी था, 147 नंबर वाले का आपका कर्मधारय ठीक था। तो आप मिला लीजिएगा, क्वेश्चन आपकी आईडी वगैरह नंबर अलग होंगे इसलिए सब, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 148 वाले का नीति था, 149 वाले का परब्रह्मणा था, और 150 वाले का ये व्यंग्यार्थस्य था, डी, ठीक है। इस तरीके से ये था। अब हम लोग बात कर लेते हैं, मैंने बताया 31 क्वेश्चन कठिन स्तरीय थे, जिसमें से यदि आप तुक्का लगाएंगे, एलिमिनेशन लगाएंगे, तो आप कितने क्वेश्चन सही कर लेंगे भाई मेरे, तो आप 7 से 12 सही कर लेंगे। ये एलिमिनेशन है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसकी तैयारी ये करनी पड़ती है कि आप एलिमिनेशन लगा करके देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसमें कठिन भी क्वेश्चन रहेंगे, उन्हें आप यहीं लगा करके देखोगे तो ये आपका काम होगा। यानी कि कठिन का क्या तरीका है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। दूसरा एक और तरीका है, घुस करके सब किताबें पढ़ लो 6 साल में,
भाई इतना कोई नहीं पढ़ता है, सब कुछ पढ़ने के पीछे इन 31 के पीछे मत भागो, इन 69 के पीछे भागो आप। सच कह रहा हूँ, एग्जाम पास करने की ट्रिक बता रहा हूँ। 69 के पीछे भागो, 31 के पीछे कभी मत भागो। 31 के आधार पर स्ट्रेटजी मत बनाओ, 69 के आधार पर स्ट्रेटजी बनाओ। 39 के आधार पर यदि 31 के आधार पर यदि स्ट्रेटजी बनाओगे तो कभी नहीं पढ़ पाओगे। ऋग्वेद के शब्द अक्षर आ गए हैं, शब्द आ गए हैं, तो हर चीज़ के शब्द पढ़ोगे। याज्ञवल्क्य की स्मृति में कितने शब्द हैं, रामायण में कितने शब्द हैं, महाभारत में कितने शब्द हैं, इससे बचो भाई। ठीक है, आप 69 को देखो, सामान्य स्तरीय, सरल स्तरीय बुक से हैं, आराम से आप पढ़ो गाइड बुक से, गाइड बुक से या किसी टीचर से। हालांकि गाइड बुक अब काम नहीं आ रही हैं, नोट्स बनाना पड़ेगा हैंड रिटन आपको पढ़ करके। गाइड बुक की सहायता ली जानी चाहिए, बहुत जरूरी है, रिवीजन के लिए बहुत काम की चीज़ें हैं, लेकिन आपको उनको से नोट्स बनाना, हैंड रिटन नोट्स बनाना, याद करना है, ये सबसे बड़ी बात है। मूल किताब में कुछ कुछ पढ़ो जो आपको लगता है कम सिलेबस है और पढ़ना चाहिए। ठीक है, कठिन है, यहाँ से क्वेश्चन आ ही रहा है, ऐसे मूल किताबें पढ़ो, वही मैं यहाँ पढ़ाऊँगा आपको, नोट्स बनाऊँगा। क्या करना है अब 69 वाले देखो, सरल स्तरीय क्वेश्चन कभी गलत ना करें, यही बात मैं समझाते आ रहा हूँ। यदि सरल स्तरीय क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, 69 क्वेश्चन यदि आपके गलत हो रहे हैं तो दिक्कत है। हाँ, 69 में से गलत तो होंगे, 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाएं आपके, 5-6 क्वेश्चन गलत हो जाएं, इससे ज़्यादा ना हो। 5-6 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे यहाँ, और यहाँ आपके 8 अच्छा रेशियो है कठिन वालों में, तो आपका जीआरएफ भी हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ आपके ज़्यादा गलत हो गए तो बारह आपका नेट हो पाएगा। फर्स्ट पेपर में आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है कि गलत नहीं होने देना है। इसके लिए गलत नहीं होगे तो क्या करोगे, भाषात्मक त्रुटि नहीं करोगे, भाषेत्तर जैसी त्रुटि नहीं करोगे, कई और भी पैटर्न तरीके जो पहले भी पूछे गए हैं नए पैटर्न से। तो मॉक टेस्ट लगाने से आपको पता चल जाएगा कि कैसा। मॉक टेस्ट में क्या, केवल PYQ लगाइए आप, सबसे पहले PYQ लगाइए। जब नहीं बचते हैं PYQ, आप सभी लगा लेते हैं PYQ 8-10 साल के, 15 साल के, तब फिर आप कोचिंग द्वारा बनाए गए उस पर टेस्ट पर जाइए। सबसे पहले तो PYQ ही लगाइए। दूसरा, रिवीजन बारंबार करिए कि चीज़ें कन्फर्म याद रहें कि शिव उपाख्यान कहाँ है, बनपर में। ठीक है, जटामाला शिखा रेखा क्या है, ये क्रम है। सर्गस्य प्रतिसर्गस्य क्या है, ये क्रम है। इस तरह क्वेश्चनों का बता रहा हूँ, एकदम क्रम याद रखो। ये गलत करके आओगे सब बर्बाद हो जाएगा। UGC नेट के पेपरों का प्रश्नों का पैटर्न समझो, जो यहाँ समझाते आ रहा हूँ। भाषित्र रचनाएं, कवित्र रचनाएं, इस बार कितने पैटर्न आए हैं, कम से कम 5 से 7 पैटर्न आए हैं। अवरोही क्रम, आरोही क्रम, ये आ गया। भाषित्र, ये नया बन गया। इसके बाद आपसे आरोही अवरोही बना, भाषित्र बना। भाषा कठिन करती है इस बार, ये सबसे बड़ा ध्यान रखना। भाषा कठिन पूछ रहा है आपसे। और इसके अलावा आपसे वो तो पूछ ही रहा है, क्रम से लगाने को तो पूछ ही रहा है। 5वां पैटर्न हो गया। क्रम से लगाने के बाद आपको पूछ रहा है, किताबें भी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, किताब में उनके कवि पूछ रहा है, ये भी एक बन रहा है। माता पिता गुरु के नाम भी पूछ रहा है। तो ये आप पकड़ो, इन चीज़ों को, थीम पकड़ो, इसकी पैटर्न पकड़ो, उससे आपका हो जाएगा। गाइड बुक आप आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपको पढ़ना है मैं भी बता दूंगा कौन सी। ठीक है, चलिए, तो ये आपको कभी नहीं करना है, सरल वाले क्वेश्चनों के साथ अपनाना है। सरल गलत नहीं होगी तो आपका GRF हो जाएगा। यदि सरल गलत है तो आपका कभी नहीं होगा। आप चाहे कितनी बड़ी बड़ी बुकें पढ़ लीजिए, कठिन में क्या करोगे, एक तो लॉजिक लगाएंगे और दूसरा एलिमिनेशन लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे और करेंगे। थोड़ा सा ये कि 70% जो क्वेश्चन और क्या करेंगे, 75 से ज़्यादा कभी अपेक्षा ना करो आप। मतलब 75 से ज़्यादा अपेक्षा मत करोगे, संस्कृत में खींचोगे। कुछ लोग कहते हैं मैं 91 यहाँ ला दूंगा और 15-20 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में ला दूंगा। भाई ये गलत रणनीति है, अप्रोच नहीं है, नहीं निकलेगा। आप जो वहाँ 10 क्वेश्चन के लिए जितना मेहनत सेकंड पेपर में करोगे ना, उससे आधी मेहनत यदि फर्स्ट पेपर में कर लोगे किसी ठीक से थोड़ी सी, तो आप अच्छे से नंबर ला पाओगे। तो 75 से ज़्यादा की अपेक्षा ना रखें। हाँ, आ जाए, मेहनत करें, पढ़ें, सिलेबस पढ़ें, पूरा कवर करें, लेकिन अपेक्षा ना रखें। सोचें 75 यहाँ आएंगे और 30 फर्स्ट पेपर में आएंगे। पेपर 1 में 30 आसानी से हो सकते हैं भाई मेरे। कैसे हो सकते हैं, आप बस आपको 5 तो लास्ट के सबके सही हो ही जाते हैं। अब कितना करना है, 25 सही करना है, 45 में से 25 सही करना है। अब आपके मैथ आता है, DI कर लीजिए। DI करने में भी आराम से आप DI कर लीजिए। मैथ के बिना कभी नहीं आपका 30 प्लस आएगा। तो DI आप करिए, 8, 10, 15, 20 दिन देंगे तो DI हो जाएगा आपका। DI करिए। रीजनिंग कर लीजिए, 4 टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं तो वो कर लीजिए। हायर एजुकेशन के 3-4 क्वेश्चन हर बार आते हैं, वो कर लीजिए। पर्यावरण के 3-4 क्वेश्चन हर बार आते हैं, और कंप्यूटर इत्यादि के 3-4 क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो ऐसे मूल टॉपिक्स भी यदि आप कर लेंगे तो भी आपका हो जाएगा 30 प्लस।
ठीक है, आप ये काम करिए कि प्रत्येक यूनिट से आपको तैयार करना है फर्स्ट पेपर की, थोड़ा थोड़ा प्रत्येक यूनिट तैयार करनी है, तो वहाँ 30 करिए। और 75 और 30 यदि आपके हैं तो 105 हो रहा, आपका JRF कभी कोई नहीं रोकेगा, नेट JRF आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए यही अब क्या करेंगे आप, कुछ लोग क्या करते हैं कि 70 पर जैसे 69 क्वेश्चन सरल आए हैं तो भाई 69 के लिए आप पढ़ सकते हो और ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। अब जैसे क्या हुआ कि सूक्त कितने लगे हुए हैं, इतने सारे लगे हुए हैं, क्वेश्चन इतने बार, इस बार कितना आया, एक क्वेश्चन आया। उपनिषद कितने लगे हुए हैं, एक क्वेश्चन आया, ये 2 क्वेश्चन आए। अरे भाई, और उपनिषदों का क्वेश्चन और इसका क्वेश्चन, सूक्त का क्वेश्चन कितना सरल आया, प्रजापति को हिरण्यगर्भ कहते हैं, सरल आएगा तो सही हो ही जाएगा। सामान्य तरीके से इनको पढ़ लीजिए, सामान्य सूक्तों का परिचय पढ़ लीजिए, सामान्य उपनिषदों का परिचय पढ़ लीजिए, लेकिन बहुत डीप में मत घुस जाइए इसमें, समझ पा रहे हो। नैषधीय चरितम का प्रथम सर्ग कंप्लीट लगे हैं पढ़ने, क्या करोगे भाई, सामान्य परिचय पढ़ो, आएगा तो हो जाएगा सही, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, किसी पर नहीं बनेगा, कठिन आएगा तो ध्यान रखो। सरल गलत नहीं करने देना है, कठिन के आधार पर स्ट्रेटेजी नहीं बनाना है, यही एक एग्जाम निकालने का तरीका है। कठिन को सूक्तों को तैयार करना है, नैषधीय चरितम पढ़ना है, सब पढ़ना है आपको। कठिन मतलब सामान्य तरीके से तो पढ़ना ही है, डिटेल्स में भी पढ़ लेना चाहिए, लेकिन वो तब पढ़ना चाहिए जब आपके 70% सिलेबस जो सरल लगा है वो कवर हो चुका हो, ध्यान रखो। और 30% सिलेबस कठिन लगा है वो आप बाद में करना। जो विशिष्ट यूनिटें हैं उसमें भी कम कम सिलेबस लगा है, ज़्यादा नहीं लगा है, ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताया, लगता है आपको लाभ हुआ होगा। ये इससे आपको अब बच्चा नहीं रखना है। UGC कठिन था सरल था आपको पता चल ही गया है, ये आपको देखा। कट ऑफ क्या बनेगी सर देखो मैं आपको बता दूं, कट ऑफ का सीधा साधा बता दे रहा हूँ आपको। देखिए मैंने क्या बताया कि जो 65 क्वेश्चन 69 सरल कठिन सरल आए हैं, तो अब ये जान लीजिए कि जो अच्छे से नेट JRF करने वाले हों वो 65 सही करके आए होंगे यहाँ, और जो बाकी हैं 31 हैं उसमें से वो आराम से 10 करके आए होंगे, तो वो यहाँ आराम से 75 क्वेश्चन लाए होंगे, ठीक है। जो JRF वाले हैं वो 75 क्वेश्चन सेकंड पेपर में है, और जिनका और फर्स्ट पेपर में उनके आराम से, जिनके 25 प्लस या 30 हैं, 25 प्लस या 30 लाए होंगे, ऐसे बंदे होंगे, ऐसे ही 1% ऐसे ही कुछ विद्यार्थियों का JRF होना है। जो जितना भी सीटें होंगी 40 50 60 वो ऐसे लोगों का होना है JRF। इसका मतलब कितना रैंक चला गया है इनका आप देख लीजिए, 100। मतलब आप ये मान के चलिए, आप किसी भी कीमत पर ये मत सोचिए 95 से नीचे रैंक जाएगा। 95 से नीचे JRF जनरल का नहीं जाने वाला है, ठीक है। EWS यदि आपका 95 93 से 95 है तो EWS हैं यदि या OBC हैं, ये दोनों लगभग बराबर ही रहते हैं, तो EWS या OBC हैं, तो आप इतना समझ सकते हैं 90 से 95 भी यदि आपका है तो आप आराम से 95 से नीचे ये किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा। मतलब हो सकता है 100 हो जाए, इसका इस तरीके से रहेगा। तो OBC EWS का जहाँ तक मुझे अंदाजा है 90 95 आपके ये हैं, तो आराम से आपका JRF हो सकता है, 90 95 में JRF हो सकता है। और भी थोड़ा सा इधर उधर होंगे, मैं एकदम कन्फर्म तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। और बाकी आप ST SC वाले इससे और कम कर लीजिए थोड़ा सा, और बाकी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से, और आप अगले दिसंबर की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, एकदम फ्री स्टार्ट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्टेटस पर लगाना है, चूँकि फीस नहीं लूँगा, एकदम फ्री पढ़ाऊँगा, यहीं पढ़ाऊँगा। जब JRF में निकल जाएगा तो मुझसे मिल लीजिएगा, और ना भी मिलिएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई अच्छे से करिएगा। ओके मित्रों, धन्यवाद। आप लोगों की सहायता करना चाह रहा हूँ, कठिन स्तरीय एग्जाम आ रहा है तो बताना चाह रहा हूँ जो मैंने सीखा है, स्ट्रेटजी बनाई है, जो तैयारी की है उससे, अनुभव से। ओके मित्रों, तो इस लेक्चर में इतना ही। आगे के में हम बात करेंगे कैसे आपको 70% सिलेबस कवर करना है, 30% बाद में करना है। 70% से ही ये 69 क्वेश्चन 70% क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आराम से 1 डेढ़ महीने में हो जाएगा। ओके मित्रों, धन्यवाद। तो अगले लेक्चर में फिर हम मिलेंगे। ओके मित्रों, धन्यवाद। जो कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। यदि आपका क्वेश्चन उत्तर देने योग्य होगा, सही होगा, तो मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा आपको।